नेक्स्ट चैप्टर है रेडियो सक्रियता। तो इसको देखेंगे। रेडियो सक्रियता वैसा पदार्थ जो स्वतः कुछ भेदी किरणों को छोड़ते हैं रेडियो सक्रियता कहलाता है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। इसका मात्रक क्यूरी है। इसे जीएम काउंटर द्वारा मापते हैं। अल्फा बीटा गामा रेडियो सक्रियता किरणें हैं। इन्हें बैकुरल किरण भी कहते हैं। रेडियो सक्रियता का कारण है न्यूट्रॉनों का बढ़ जाना। रेडियो सक्रियता का कारण है न्यूट्रॉन के बढ़ने से नाभिक भारी हो जाता है और भारी नाभिक अस्थायी होता है। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा किरणें हैं। अल्फा किरण इसकी खोज हेनरी बैकुरल ने किया था और यह हीलियम के नाभिक के समान होता है। इन पर धन आवेश होता है और यह सबसे भारी होती हैं। इनका चाल सबसे कम होता है और इन्हें वायु द्वारा रोका जाता है। ये जिस गैस से गुजरती हैं उसे आयनित तोड़ कर देती हैं। इसका जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। धन आवेशित होने के कारण यह कैथोड की ओर विचलित होती है और इसका जो वेग है प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। बीटा किरण इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था। यह इलेक्ट्रॉन के समान होता है और इन पर ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन के द्रव्यमान पर 1/1837वां भाग होता है। इसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी कहा जाता है और इसे कैथोड किरण भी कहा जाता है। इसका जो वेग है प्रकाश वेग का 9/10वां भाग इसका वेग होता है। अब आगे है गामा किरण। तो गामा किरण इसकी खोज बिलार्ड ने किया था। ये उदासीन तथा विद्युत चुंबकीय होते हैं। इसकी आवृत्ति ऊर्जा तथा भेदन क्षमता अधिक होती है। इसकी चाल जो है प्रकाश के चाल के बराबर होती है। बीज भंडार में बीजों की सुरक्षा के लिए एमआरआई मशीन में गामा किरण का प्रयोग होता है। समूह विस्थापन का नियम, इस नियम को सोडी, वैजान तथा रसेल ने दिया था। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। पहला है जब किसी पदार्थ से गामा किरण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब किसी पदार्थ से अल्फा कण निकलता है तो उसका परमाणु क्रमांक 2 अंक पीछे तथा द्रव्यमान संख्या 4 अंक पीछे चला जाता है। ठीक है, ये यूरेनियम देखिए 235 है तो इसका जो है परमाणु क्रमांक 4 अंक पीछे चला गया है, 230 हो गया है। जब किसी पदार्थ से बीटा किरण निकलता है तो उसका परमाणु क्रमांक 1 अंक आगे चला जाता है जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये यूरेनियम 235 देखिए इसका द्रव्यमान संख्या उतना ही है लेकिन इसका एक जो है परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जा रहा है। यहाँ भी था 1 बढ़ जाता है। अल्फा कण निकलता है तो उसका परमाणु क्रमांक 2 अंक पीछे जाता है। ठीक है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा बीटा का उत्सर्जन करते हुए अंतिम रूप से लेड सीसा का रूप ले लेता है और वह अस्थायी हो जाता है। संभारिक बनाने के लिए बीटा कण निकाला जाता है। जैसे यूरेनियम 235 से बीटा कण निकालते हैं तो बन जाता है। समस्थानिक प्राप्त करने के लिए 1 अल्फा और 2 बीटा कण निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, ये देख लीजिएगा। जब अल्फा तथा बीटा दोनों ही संख्या ज्ञात करनी हो तो अल्फा पहले क्या ज्ञात करते हैं, अल्फा ज्ञात करते हैं। ये सब न्यूमेरिकल है इसका। अर्ध आयुकाल वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए उसे अर्ध आयुकाल कहा जाता है। इसे T1/2 द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, T1/2 द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पे जो लेम्डा है ये विकटित नियतांक है। अर्ध आयुकाल रेडियो सक्रिय पदार्थ के प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल दिया है। अब आगे देखेंगे, सबका अर्ध आयुकाल निकाला गया है। देख लीजिए, आप अगर देखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। इसका एग्जाम में ये पूछता नहीं है। कृत्रिम रेडियो एक्टिव जो होता है, कृत्रिम रेडियो एक्टिव की खोज
इरिन क्यूरी तथा इनके पति फ्रेडरिक जोलियट ने किया था। रेडियम तथा पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी तथा इनके पति प्यूरे क्यूरी ने किया था। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए 1903 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्यूरी होता है, हालांकि इसके अन्य मात्रक रदरफोर्ड तथा बैकुरल भी हैं। रेडियो एक्टिव जो होता है पदार्थों द्वारा उत्सर्जित विकिरण को मापने के लिए गाइमेर मूलर गणित का प्रयोग करते हैं। किसी भी पदार्थ के रेडियो एक्टिव होने का मुख्य कारण उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या का अधिक होना है, जिस कारण वह अस्थायी हो जाता है, तो रेडियो एक्टिव होगा। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ विकिरण उत्सर्जित करने के बाद अंततः सीसा में बदल जाता है। हाइड्रोजन को समस्थानिक ट्राइटेरियम सबसे हल्का रेडियो एक्टिव है। आयनन विभव देखिए, सबसे ज़्यादा अल्फा का होता है, फिर बीटा का, फिर गामा का। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव जो होता है सबसे ज़्यादा अल्फा का, फिर बीटा का, फिर गामा का। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा का होता है, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। गति देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गामा की होती है और फिर बीटा की, फिर अल्फा की, इसका दिया है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा को देख लेते हैं। आवेश, आवेश जो होता है अल्फा पे 2 इकाई धनावेश होता है, बीटा पर 1 इकाई ऋण आवेश होता है और गामा पर इस पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रकृति कैसी होती है? अल्फा की जो प्रकृति है यह हीलियम का नाभिक होता है और ये जो बीटा है ये इलेक्ट्रॉन होता है और गामा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। आयनन क्षमता, यह जिस गैस से गुजरती है उसे आयनों में तोड़ देती है। बीटा क्या करती है? इसकी आयनन क्षमता अल्फा से कम होती है और गामा की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। वेग में तो इस अल्फा का वेग जो है लगभग प्रकाश के वेग से 10 गुना कम होता है, 1/10, और बीटा का वेग होता है लगभग प्रकाश के वेग से वेग के बराबर होता है, 9/10, और इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, गामा का होता है। ठीक है। अब नाभिकीय रसायन, इसमें नाभिक के विखंडन तथा संलयन का अध्ययन करते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया क्या है? तो नाभिकीय अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, तो इसमें क्या है? इस अभिक्रिया में 2 छोटे नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकालते हैं, तो इसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है प्रारंभ करने के लिए हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जिस कारण नाभिकीय संलयन पदार्थ होने पर पदार्थ अपनी चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया नियंत्रण में नहीं आ सकती। सूर्य, तारा तथा हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसमें हाइड्रोजन का नाभिक हीलियम में परिवर्तित होता रहता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम विस्फोट के करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस कारण पहले परमाणु बम फोड़ा जाता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करके हाइड्रोजन बम की संलयन अभिक्रिया प्रारंभ की जाती है। यही कारण है कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। नाभिकीय विखंडन, तो इसमें एक बड़ा नाभिक जो होता है 2 छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकालता है। नाभिकीय विखंडन में निकलने वाला विकिरण संलयन से अधिक खतरनाक होता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि नाभिकीय विखंडन अनियंत्रित हो गया तो वह परमाणु बम का रूप ले लेता है। परमाणु बम का आविष्कार जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु बम 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से परीक्षण किया था और भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण जो किया था 11 तथा 13 मई 1998 को शक्ति 98 नाम से किया था। परमाणु बम में ईंधन के रूप में यूरेनियम तथा पोलोनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है। परमाणु विकिरण से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाया जाता है। परमाणु हमले में तेलचट्टा सुरक्षित बच जाता है। न्यूट्रॉन बम, यह बम केवल जीव जंतुओं पर प्रभाव डालता है। परमाणु रिएक्टर,
इसका निर्माण नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर की जाती है। जिस स्थान पर परमाणु विखंडन की क्रिया कराई जाती है उसे परमाणु रिएक्टर कहते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ट्राम्बे मुंबई में है। तो मुंबई में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में 1956 में अप्सरा को लगाया गया था। भारत का कामनी रिएक्टर कलपक्कम में है। परमाणु बिजली घर, यह नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। इसकी खोज फर्मी ने किया था। भारत का पहला परमाणु बिजली घर 1972 में महाराष्ट्र के तारापुर में लगाया गया था। परमाणु बिजली घर के मुख्य अंग सुरक्षा दीवार, यह कंक्रीट की बनी होती है। इसके अंदर विखंडन कराया जाता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। यूरेनियम को जलाने के लिए अनिवार्य रूप से जार्कोनियम का प्रयोग होता है। जार्कोनियम नहीं है, ये जर्कोनियम है, ठीक है, ये मिसप्रिंट। जर्कोनियम का प्रयोग होता है। जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं होता है और यह बिना ऑक्सीजन के जलता है। इसमें नियंत्रक छड़ होता है। तो विखंडन के फलस्वरूप उत्पन्न 3 न्यूट्रॉनों में से 2 न्यूट्रॉनों को यह छड़ सोख लेती है, जिस कारण यह विखंडन नियंत्रित हो जाता है। नियंत्रण के रूप में कैडमियम या बोरोन की छड़ का उपयोग करते हैं। मंदक, यह न्यूट्रॉनों के अत्यधिक तेज गति को घटा देता है। इसके लिए ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग करते हैं। जब ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं तो इसे पाइल कहते हैं। जब भारी जल का प्रयोग करते हैं तो इसे स्विमिंग पूल कहते हैं। शीतलक, परमाणु रिएक्टर को अत्यधिक ताप से बचाने के लिए द्रवित सोडियम या पोटेशियम का प्रयोग करते हैं, जिसे शीतलक कहा जाता है। एक अच्छे शीतलक में यह गुण होना चाहिए कि वह न्यूट्रॉनों को न अवशोषित करे। अब आगे है जर्कोनियम। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों की उपस्थिति में जलता है और यह परमाणु बिजली घर में अनिवार्य रूप से प्रयोग होता है। भारत का पहला परमाणु बिजली घर 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में लगाया गया था। यूएसए के सहयोग से लगाया गया था। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक की खोज बर्लिजियस नामक विद्वान ने किया था। उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं, किंतु अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देते हैं, अर्थात अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक, वैसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में MnO2 है और Fe है, ये सभी। ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होता है, वैसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल C2H5OH, ग्लिसरॉल, एल्कोहल। ये उत्प्रेरक वर्धक, यह उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देता है, जो जैसे मोलिब्डेनियम जो होता है। उत्प्रेरक विष, यह उत्प्रेरक की क्षमता को घटा देता है, जैसे जल। सक्रियता ऊर्जा, किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को सक्रियता ऊर्जा कहते हैं। यह जितना अधिक होगा अभिक्रिया उतनी देर से होगी। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति बढ़ाने के लिए सक्रियता ऊर्जा को घटा देता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया को घटाने के लिए गति के लिए सक्रियता ऊर्जा को बढ़ा देता है। कुछ प्रमुख उत्प्रेरक लौह चूर्ण, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में, प्लेटिनम चूर्ण संपर्क विधि द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड बनाने में, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा H2SO4 बनाने में, गर्म एल्मुना अल्कोहल से ईथर बनाने में, निकेल वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में, इन्वर्टेज एंजाइम शर्करा से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनाने में, लैक्टिक अम्ल दूध से दही बनाने में, लैक्टिक वैसिली दूध से लैक्टिक एसिड बनाने में। जैव उर्वरक, वैसे उत्प्रेरक जो जैव उत्प्रेरक है, तो वैसे उत्प्रेरक जो शरीर में पहले से उपस्थित रहता है, ये जैव उत्प्रेरक कहलाता है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक है जो पाचन की क्रिया को तेज कर देता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अब आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें हम लोग भौतिक परिवर्तन देखेंगे। सबसे पहले तो
तो भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे कपूर का ऊर्ध्वपातन, मोम का गलना और जल का वाष्प या बर्फ में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन है। तो अब रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसे हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, जैसे लोहे का जंग लगना, पाचन, ईंधन का जलना, दूध से दही बनना, कपूर का जलना, ये सभी। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद अभिकारकों के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद बनता है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये NaCl ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो पहला है इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें निकाय का तापमान बढ़ जाता है, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + हीट। विखंडन अभिक्रिया, जल में CO2 का घुलना, जल में चूना का घुलना, अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया, ये सभी इसका उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप निकाय सिस्टम का तापमान घट जाए, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 + O2 + ऊष्मा, तो यहाँ 2NO हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, ये सभी इसका उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान को बदल देता है। एग्जाम्पल में देखें, Zn + H2SO4, तो ZnSO4 + H2 बनेगा। Zn + CaSO4, तो ZnSO4 + Ca बनेगा। Fe + CaSO4, तो FeSO4 + Ca बनेगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखेंगे, जब दोनों अभिकारक एक दूसरे का स्थान परस्पर बदल ले तो ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। AgCl + NaNO3 = ये रासायनिक क्रिया के बाद AgNO3 + NaCl बनेगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव हो, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पानी हो गया, बर्फ, पानी से बर्फ, फिर बर्फ से पानी बनना। H2 + I2 = यहाँ पे 2HI है, फिर N2 + O2 बन के 2NO बन गया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव न हो सके, अनुत्क्रमणीय कहलाता है। जैसे C + O2, तो CO2 बन गया। 2Mg + O2 2MgO बन गया। गैस सिद्धांत, गैसों का ना ही आकार होता है और ना ही उसका निश्चित आयतन होता है। गैसों के अणुओं के बीच लगने वाला जो अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, जिस कारण गैसों के परमाणु दूर दूर तक बिखरे होते हैं। परमाणुओं की संख्या के आधार पर गैसों का प्रकार, एक परमाणुीय गैस, इन गैसों में केवल एक ही परमाणु पाया जाता है। सभी अक्रिय गैस एक परमाणुक होते हैं। एग्जाम्पल है हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सभी। द्विपरमाणुक गैस, इन गैसों में 2 परमाणु पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, CO है। त्रिपरमाणु गैस, तो इन गैसों में 3 परमाणु पाए जाते हैं, जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया, O3 हो गया। बहुपरमाणुक गैस, इन गैसों में 3 से अधिक परमाणु होते हैं, जैसे CH4, NH4। आदर्श गैस, वैसे गैस जो बर्तन के दीवारों पर किसी भी प्रकार का दाब या बल न लगाए, उसे आदर्श गैस कहते हैं। कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होता। बहुत कम दाब तथा उच्च तापमान पर CO2, H2 तथा N2 आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है।
वास्तविक गैस वैसी गैस जो बर्तन के दीवारों पर बल तथा दाब आरोपित करे वास्तविक गैस कहलाता है। सभी गैसें वास्तविक गैस होती हैं। किसी भी गैस में मुख्यतः तीन गुण पाए जाते हैं, दाब, ताप और आयतन। तो चार्ल्स का नियम अब देखेंगे। नियत दाब पर किसी गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है, अर्थात तापमान बढ़ाने पर आयतन भी बढ़ेगा। तो चार्ल्स टीवी देख रहा है, अर्थात यहाँ पे टी समानुपाती है वी के, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। टी बराबर वी इंटू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका न्यूमेरिकल है। ये सब आगे देखते हैं। बॉयल का नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दाब बढ़ाने के लिए आयतन घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ V जो है व्युत्क्रमानुपाती है दाब के। ठीक है, यहाँ पे समीकरण V1 इंटू P1 बराबर V2 इंटू P2 हो जाएगा। अब ये भी न्यूमेरिकल है। अब देखेंगे गैलुसाक का नियम। इस नियम को दाब का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है, अर्थात तापमान बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। तो P समानुपाती T है और तापमान बढ़ेगा यहाँ पे तो दाब भी यहाँ पे बढ़ेगा। आगे देखेंगे। अब ये गैस समीकरण दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। या P1 इंटू V1 बाई T1 इक्वल टू P2 इंटू V2 बाई T2 होता है। ठीक है, ये अब एवोगाड्रो का नियम। स्थिर ताप एवं दाब पर समान आयतन में गैसों के मोलों की संख्या भी समान रहती है, अर्थात आयतन मोल के समानुपाती होता है। ठीक है, आयतन जो है मोल के समानुपाती होता है। V1 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई N2 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे आदर्श गैस का समीकरण। PV बराबर nRT होता है। PV बराबर nRT। P जहाँ पे दाब है, V आयतन है, R गैस स्थिरांक है और R यहाँ पे R इक्वल टू 8.314 जूल है। N यहाँ पे मोलों की संख्या है। आदर्श गैस जो है ये चार्ल्स तथा बॉयल्स के नियमों का पालन करती है। एसटीपी में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, जबकि दाब 1 atm लेते हैं। एनटीपी समान या साधारण ताप एवं दाब। तो एनटीपी पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 atm लेते हैं। अब ये इसका न्यूमेरिकल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विसरण। तो गैसों में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक ऐसी गति होती है जो गैसों के कणों को एक दूसरे के समीप लाती है, इसी को विसरण गति कहते हैं। सुगंध या दुर्गंध विसरण के कारण ही फैलता है। हल्की गैस का विसरण अधिक होता है। ग्राहम का नियम। किसी गैस का विसरण दर उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आयतन जो है भार के अनुकूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है, ये इसका न्यूमेरिकल है। अब डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। यदि किसी बर्तन में कई प्रकार के गैस रखे गए हैं तो उन गैसों द्वारा लगाया गया कुल दाब उसमें उपस्थित विभिन्न गैसों द्वारा अलग अलग लगाए गए दाब के योग के बराबर होता है। हाइड्रोजन तथा क्लोरीन पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि यह आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेते हैं, तो इन पे ये नियम नहीं लागू होता। अब नेक्स्ट चैप्टर है जल। तो जल के बारे में देखेंगे। जल यहाँ पे कितने प्रकार के हैं? आसू जल, मृदु जल, कठोर जल और बाहरी जल होता है। कठोर जल 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी कठोरता वाला और अस्थायी कठोरता वाला। तो जल एक अकार्बनिक पदार्थ है। इसकी संरचना जो होती है कोणीय होती है। इसका एंगल 104 डिग्री होता है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। इसका घनत्व जो है
4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। इसका अणुभार जो है 18 होता है। अशुद्ध जल क्या होता है? तो यह जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है और इसे सबसे शुद्धतम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल H2O पाया जाता है। इसमें 0 ppm होता है। यह आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। इसका प्रयोग जो है बैटरी में घाव धोने में तथा इंजेक्शन इत्यादि में किया जाता है। अशुद्ध जल का पानी से कोई फायदा नहीं है, इससे केवल प्यास बुझता है। वर्षा का जल भी अशुद्ध जल है, किंतु वायुमंडल में यह धूल कण से मिलने के बाद अशुद्ध हो जाता है। वर्षा का जल 250 ppm होता है। मृदु जल तो अशुद्ध जल में उपयोगी तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम को मिला देने से मृदु जल बन जाता है। जैसे ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये पीने के लिए अच्छा होता है। मृदु जल 150 ppm का होता है। यह साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है और इसकी कठोरता 0 से 60 mg/लीटर होती है। कठोर जल यह साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता, परंतु डिटर्जेंट के साथ झाग बनाता है। ऐसे जल जो है तालाब तथा समुद्र में पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम मिले होते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, अस्थाई और अस्थाई कठोरता। तो अस्थाई जो होता है, यदि जल के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट मिले हुए हैं तो इसे अस्थाई कठोरता कहते हैं। यह अधिक समय तक रहता है। इस कठोरता को दूर करने के लिए परम्यूरेट विधि, ठीक है, Al2SiGO का 8 है और H2O, जियोलाइट तथा कालगन विधि के द्वारा तथा आसवन विधि को अपनाते हैं इसको दूर करने के लिए। अस्थाई कठोरता जो है, यदि जल के साथ साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मिले हैं तो इसे अस्थाई कठोरता कहते हैं। यह कठोरता अधिक समय तक नहीं रहती है, अतः हम लोग इसे आसानी से दूर कर सकते हैं। अस्थाई कठोरता को उबाल कर या क्लर्क विधि द्वारा बुझा हुआ चूना जो होता है इसके द्वारा दूर किया जा सकता है। अस्थाई तथा अस्थाई दोनों कठोरता दूर करने के लिए एक सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट तथा पराबैंगनी किरण का प्रयोग करते हैं। शुद्धता का मात्रक जो होता है ppm होता है। यदि कठोरता 0 से 60 mg/लीटर हो तो सॉफ्ट वाटर कहलाता है। यदि कठोरता 60 mg/लीटर से ज़्यादा हो तो वो हार्ड वाटर कहलाता है। अब भारी जल, यह ड्यूटेरियम D2O का ऑक्साइड होता है। इसका जो अणुभार होता है ये 20 होता है और इसका प्रयोग परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में होता है। इसका क्वथनांक 101.24 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी खोज यूरो ने किया था। जल के 6000 अणु में एक अणु भारी जल का होता है। अब आगे देखेंगे। इसका निर्माण उड़ीसा के तलचर में किया जाता है। इसका निर्माण 2 विधि द्वारा होता है। पहला है वैद्युत अपघटन विधि। एक इस्पात के बर्तन लेकर उसमें एक छिद्र कर लेते हैं और इसे माइनस वाले एक तार से बांध देते हैं। इसमें एक निकेल का छिद्र युक्त प्लेट लेकर डाल देते हैं और इसमें तार जोड़ देते हैं। इससे जल हल्का होकर बाहर निकल जाता है और भारी जल नीचे बैठ जाता है। जल में घुलनशील अशुद्धि को दूर करने की विधि अवसादन, छन्ना विधि, प्रभाजी आसवन। तो अवसादन जो होता है, इस विधि में जल को शांत करके छोड़ दिया जाता है जिससे कि अशुद्धि नीचे बैठ जाती है, जैसे जल तथा बालू। छन्ना विधि, इसमें किसी पतले कपड़ा द्वारा जल को छान लेते हैं, जैसे चाय का छन्ना। प्रभाजी आसवन, इस विधि द्वारा वैसे द्रव को अलग करते हैं जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, जैसे पेट्रोलियम। वाष्पीकरण, तापमान मिलने के कारण जल भाप बनकर ऊपर उठने लगता है, इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। संघनन, जब वाष्पीकरण द्वारा बना भाप ठंडा होकर जल का रूप ले लेता है तो इसे संघनन कहते हैं। जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए अल्ट्रावायलेट किरण तथा क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अब अयस्क तथा धातु कण देखेंगे। तो सबसे पहले खनिज। खनिज क्या होता है? पृथ्वी के अंदर
पृथ्वी के अंदर से पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिसमें किसी न किसी धातु की मात्रा हो, वह मानव के लिए उपयोगी हो, यह खनिज कहलाता है। अयस्क खनिज में से वैसे खनिज जिससे कि धातु कम खर्च पर आसानी से प्राप्त हो सके, तो ये अयस्क कहलाता है। सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, ये अयस्क है और इसमें से हम लोग खनिज निकालते हैं। ठीक है, ये अयस्क है, खनिज निकालते हैं। सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। धातु कर्म, अयस्क से धातु प्राप्त करने तक की संपूर्ण क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। और धातु कर्म जो होता है कई चरणों में पूरा किया जाता है। जैसे धातु कर्म देखिए इतने चरणों में है। पहले अयस्क का सांद्रण, फिर भर्जन, फिर निस्तापन, फिर धातु शोधन करते हैं। अयस्क के सांद्रण कैसे करते हैं? हाथ से चुनकर, गुरुत्वीय द्वारा, चुंबकीय द्वारा, झाग, फेन या प्लावन विधि के द्वारा करते हैं। अयस्क का सांद्रण देखते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि दूर करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। सांद्रण कई प्रकार का होता है, जैसे हाथ से चुनकर, फटक कर, चुंबकीय विधि द्वारा, झाग या फेन विधि द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा, अवसादन विधि, इन सभी के द्वारा। लौह अयस्क का सांद्रण चुंबकीय विधि द्वारा, जबकि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो होता है झाग विधि द्वारा होता है। गुरुत्वीय विधि, इस विधि द्वारा अयस्क को जल में डाल दिया जाता है, जिस कारण अशुद्ध जल में अशुद्धियाँ जो हैं जल में घुल जाती है और धातु नीचे बैठ जाता है। चुंबकीय विधि जो है, इस विधि द्वारा अयस्क को चूर्ण बनाकर चुंबक के समीप ले जाते हैं, जिससे कि धातु चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है और अशुद्धि दूर हो जाती है। झाग या फेन प्लावन विधि द्वारा, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क को सांद्रित किया जाता है और इस विधि द्वारा अयस्क को चूर्ण बनाकर उसे जल में डाल देते हैं तथा तारपीन का तेल मिला देते हैं। इसके बाद उसमें वायु का तेज झोंका प्रवाहित करते हैं, जिस कारण शुद्ध अयस्क जो है झाग के साथ बाहर आ जाता है और शुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। भर्जन जो होता है, सांद्रिक अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करता है, जिसे भर्जन कहते हैं। और भंजन, इससे सांद्रित अयस्क की गंदगी उड़ जाती है। निस्तापन जो है, भर्जित या सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। इसके बाद धातु प्राप्त हो जाता है। धातु शोधन, प्राप्त धातु में बाहर से कुछ गंदगियां होती है, जिन्हें शुद्ध करने की क्रिया को धातु शोधन कहा जाता है। आगे देखेंगे मैट्रिक्स या गैंग। तो अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होती है इसको गैंग कहते हैं। फ्लक्स, अयस्क की अशुद्धि को दूर करने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। धातुमल, अयस्क में उपस्थित गंदगी तथा बाहर से मिलाए गए फ्लक्स, इन दोनों को मिलाकर धातुमल कहा जाता है। धातुमल बराबर होता है गैंग प्लस फ्लक्स। तो इसमें देखिए SiO2 जो है गैंग है और CaO ये यहाँ पे फ्लक्स है और धातुमल है। कैल्शियम सिलिकेट ये बनता है। कुछ प्रमुख अयस्क देखेंगे तो एल्युमिनियम के अयस्क, बॉक्साइड होता है, डायस्पर होता है, कोरंडम होता है, क्रायोलाइट होता है। बॉक्साइड होता है Al2O3 × 2H2O, डायस्पर जो है Al2O3 × H2O, कोरंडम जो होता है Al2O3 होता है और क्रायोलाइट Na3AiF6 होता है। कोरंडम को एल्मुना, नीलम, रूबी के नाम से भी जानते हैं। सोने का गलनांक घटाने के लिए सोनार क्रायोलाइट का प्रयोग करता है। ड्यूरेलियम एल्युमिनियम का अयस्क होता है और इसका जो प्रयोग है हवाई जहाज तथा कुकर बनाने में करते हैं। अत्यधिक शुद्ध एल्युमिनियम की प्राप्ति हुप विधि द्वारा होती है। सर्वाधिक बॉक्साइट उड़ीसा में है, कोराकुट उड़ीसा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में और रेणुकूट जो है ये आपका यूपी में है। ये सभी एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। कॉपर का देखेंगे अयस्क तो कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर ग्लास जो है Cu2S, क्यूपराइट जो है Cu2O, मेलेकाइट CO3 का होल ट्वाइस टू CuOH का होल ट्वाइस, या ये CO3 है, CuOH का होल ट्वाइस है। कॉपर पायराइट कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क है। कॉपर के अयस्क प्रायः सल्फाइड
अयस्क होते हैं, अतः सल्फाइड अयस्क का सांद्रण झाग प्लावन विधि द्वारा होता है। कैल्शियम का हो जाएगा जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इसका रासायनिक सूत्र है। मैग्नीशियम का एप्सम साल्ट होता है MgSO4, ये 7H2O। पोटेशियम का सिल्वाइन सोरा नाइटर होता है, ये इसका सूत्र है। सोडियम का नमक, धोवन सोडा, चिली साल्ट पीटर, सुहागा या बोरॉक्स, ये सभी होता है। सीसा या लेड का गैलेना होता है। चांदी का सिल्वर ग्लांस होता है। जिंक का जिंक ब्लेड होता है और जिंकाइड भी होता है। पारा का सिनेबार हो जाएगा। लोहा का मैग्नेटाइट, सीनेराइट, आयरन पायराइट, ये सभी होता है। इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। इसमें जो ये फॉर्मूला है ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ज़रूर पूछ लेता है। बेरियम का विदराइट होता है। सोना का कैल्वेराइट होता है। सोना मुक्त अवस्था में होता है। पिंच ब्लेंड जो है यूरेनियम का अयस्क है। मोनाजाइट की यूरेनियम का अयस्क है, मोनाजाइट। यूरेनियम को आशा धातु कहते हैं और इसे येलो केक भी कहते हैं। यह सबसे महंगा पदार्थ है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मिश्र धातु यह दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से बनता है। मिश्र धातु में धातु का होना आवश्यक है। मिश्र धातु में अधातु को भी मिलाया जाता है। मिश्र धातु ठोस में ठोस का विलयन होता है। मिश्र धातु एक समांग मिश्रण है। मिश्र धातु का जो गलनांक है उच्च होता है। मिश्र धातु जिन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उनमें उन पदार्थ का गुण नहीं पाया जाता है। कुछ मिश्र धातु कठोरता आ जाती है और कुछ मिश्र धातु में कठोरता घट जाती है। कुछ प्रमुख मिश्र धातु देखेंगे तो मिश्र धातु और अव्यय। पीतल में कॉपर होता है और जिंक होता है। कांसा में कॉपर होता है और टीन होता है। परसेंटेज आप लोग देख लीजिएगा। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल होता है। रोल गोल्ड में कॉपर और एल्युमिनियम होता है। गन मेटल में कॉपर और जिंक, टीन ये होता है। टाइप मेटल में सीसा है और Sb प्लस Sn होता है। टांका में Sn प्लस Pb होता है। स्टील में लोहा प्लस कार्बन होता है। अब इस्पात की प्रत्यास्था जो होती है सर्वाधिक होती है। इस्पात बनाने के लिए लोहा में 0.5 से 1.5% तक कार्बन मिला दिया जाता है। कार्बन मिलाने से इस्पात की कठोरता बढ़ जाती है। जिस स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होती है उसे हाई कार्बन स्टील कहते हैं, जैसे रेल की पटरी। गाड़ियों का गियर येलो स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग बर्तन या चाकू बनाने में करते हैं क्योंकि इस पर जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन से मिलकर बना होता है। स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए क्रोमियम इसमें मिलाया जाता है। स्टील उत्पादन की प्रमुख विधियां जो है LD प्रोसेस है, ओपन हेल्थ प्रोसेसर और बेसमेंट प्रोसेस होता है। एनीलिंग क्या होता है? इस्पात जब बनता है तब उसका तापमान गति उच्च रहता है, उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और इसी क्रिया को एनीलिंग कहा जाता है। अब हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखेंगे। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, उपचयन इसको कहते हैं। ऑक्सीडेशन का व्यवहारिक अर्थ देखा जाए तो खदड़ जाना या सड़ जाना होता है। लोहा का ऑक्सीडेशन जंग लगना कहलाता है, Fe2O3। और भूषण के ऑक्सीडेशन से उसके रंग उड़ जाते हैं। चांदी के चम्मच से अंडा खाने से चांदी का ऑक्सीडेशन हो जाता है और चांदी जो है काला पड़ जाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक है। S+O2 = SO2, C+O2 CO2 हो जाएगा। तो यहाँ S का ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ N का ऑक्सीडेशन हुआ, N2+O2 तो 2NO हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की पहचान कैसे होगी? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सोडियम धनात्मक सदैव ऋणात्मक से जुड़ता है, ऋणात्मक तत्व से जुड़ना होगा यहाँ पे। फिर ऑक्सीजन से जुड़ना होगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन संख्या का बढ़ना होता है। ऑक्सीडेशन की क्रिया एनोड पर होती है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उपचायक या ऑक्सीकर,
वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की क्रिया में मदद करते हैं उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक कहते जाते हैं। अधिकांश ऑक्सीकारक ऋणात्मक होते हैं। ऑक्सीकरण संख्या किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेशों की कुल संख्या को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। और मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये कुछ दिया ही नहीं। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने की विधि जो होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है। पर ऑक्साइड बनाने पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर 1 हो जाता है, -1, ये -2 है। फर्स्ट ए समूह के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। सेकेंड ए समूह के तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। और 7A के समूह वाले का ऑक्सीडेशन संख्या -1 होता है। फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन 0 होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा इनका भी 0 होता है। ठीक है, ये सब ऑक्सीडेशन निकालने के बारे में है, देख लीजिए आप। अब रिडक्शन या अवकरण, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होना अवकरण कहलाता है। रिडक्शन की निम्नलिखित पहचान है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, इसमें हाइड्रोजन से जुड़ना होगा, धनात्मक पदार्थ से जुड़ना होगा, ऑक्सीकरण संख्या का घट जाना होता है। इसमें विद्युत ऋणात्मक अपव्यय के अनुपात में कमी होती है। इसमें विद्युत धनात्मक अपव्यय के अनुपात में वृद्धि होती है। इसमें विद्युत धनात्मक अपव्यय की कमी होती है। अवकरण की क्रिया कैथोड पर होती है। तो ये सब था। रिडक्सिंग एजेंट अवकारक या अपचायक, वैसे पदार्थ जो रिडक्शन की क्रिया में मदद करते हैं अवकारक कहलाते हैं। यह अधिकांशतः धनात्मक होते हैं। सभी धातु जो है अवकारक का काम करती है। H2+Cl2 = 2HCl होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन तथा ऑक्सीडेशन दोनों होता है तो इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये है, देख लीजिए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है तो ये इसका उदाहरण है रिडॉक्स रिएक्शन का। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बनिक रसायन, वह शाखा जिसमें कार्बन या उसके बड़े यौगिकों का अध्ययन होता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। जय शक्ति सिद्धांत, ब्राज़िलियस ने इस सिद्धांत को दिया और कहा कि प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थों को नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए दैवीय शक्ति होती है। ब्राज़िलियस का शिष्य ओहलक ने 1828 में अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो यूरिया बन गया। यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है। इसके बनने से जय शक्ति सिद्धांत का विखंडन हो गया। वर्तमान में 4 करोड़ से अधिक कार्बनिक यौगिक हो चुके हैं। चूँकि कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, कार्बन में अपरूपता और समवायता देखी जाती है। अपरूपता क्या होता है? एक ही तत्व के 2 या अधिक रूप को अपरूपता कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट, हीरा कार्बन के अपरूप है। हीरा ग्रेफाइट के बारे में देखेंगे। हीरा जो होता है इसमें sp3 संक्रमण पाया जाता है, जबकि ग्रेफाइट में sp2 संक्रमण पाया जाता है। यह हीरा है विद्युत का कुचालक और ग्रेफाइट सुचालक होता है विद्युत का। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और ग्रेफाइट भंगुर होता है। हीरा क्रिस्टलीय होता है और ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय होता है। समवायता, वैसे यौगिक जिनका सूत्र समान हो किंतु संरचना अलग होता है उन्हें समवायता कहते हैं। जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो इनका जो सूत्र होता है ये समान होता है। C4H10 होता है, C4H10 दोनों का है, लेकिन इनका जो संरचना है ये अलग अलग है। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप लोग, ये अलग अलग संरचना इनकी बनती है, इसलिए कहते हैं इसको। चलिए, हाइड्रोकार्बन, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित हो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये ईंधन का कार्य करते हैं। हाइड्रोकार्बन जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त में एल्केन आ जाता है और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्कीन में हो जाएगा CnH2n और एल्काइन में -2 हो जाता है, CnH2n-2। एल्केन क्या है? यह सबसे कम क्रियाशील होता है, इसे पैराफिन कहते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अतः यह कम क्रियाशील होता है। जैसे मीथेन हो गया, CH4 का 1 बॉन्ड का सब है।
कोयला खदान, दलदली भूमि, धान का खेत, जानवरों की जुगाली, प्राकृतिक गैस, इन सब में CNG, इन सब में क्या मीथेन पाया जाता है। कोयला खदान में मीथेन जब वायु से क्रिया करता है तो विस्फोट कर जाता है। यह दलदल वाले जगह पर पाया जाता है, इसे मार्स गैस कहते हैं। मीथेन के यौगिक जहरीले होते हैं, जैसे मिथाइल एल्कोहल, जहरीली शराब, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी में जो हुआ था, भोपाल गैस में मिथाइल आइसोसाइनाइड जल से क्रिया कर लिया था और यह घटना 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इथेन C2H6 ये ज्वलनशील होता है। प्रोपेन का C3H8 होता है। ब्यूटेन का C4H10 होता है। सिगरेट के लाइटर में पाया जाता है। पेंटेन का C5H12 होता है। CNG क्या होता है? इसमें मीथेन को प्रेशर लगाकर भरा गया होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। LPG जो है इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन मिला होता है। LPG रिसाव का पता लगने के लिए इसमें एक दुर्गंध युक्त गैस इथाइल मरकेप्टाइन का प्रयोग करते हैं। C2H5SH8 है। एल्कीन, इसमें डबल बॉन्ड होता है, यह एल्केन से अधिक क्रियाशील होता है। जैसे एथीन का C2H4, प्रोपीन C3H6 और ब्यूटीन का C4H8 है। एल्काइन ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है इसमें। जैसे एथाइन C2H2, प्रोपाइन C3H4, ब्यूटाइन ये सभी हो गया C4H6। एल्काइन समूह देखें तो ये दूसरे यौगिक से आसानी से क्रिया कर लेते हैं। इनका सूत्र होता है CnH2n+1। इसे एल्काइल या एल्काइन कहा जाता है। मेथाइल का हो जाएगा CH3, एथाइल का C2H5, प्रोपाइल का C3H7। क्रियात्मक समूह, एल्कील से क्रिया करने वाले बाहरी यौगिकों को क्रियात्मक समूह कहते हैं। यह कई प्रकार का होता है, जैसे एल्कोहल OH होता है इसका, मिथाइल एल्कोहल CH3OH होता है, इथाइल एल्कोहल C2H5OH होता है। हेलोजन जो होता है, मिथाइल आयोडाइड C2H5I हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड का CH3 ब्रोमाइड का Br। एल्डिहाइड समूह CHO होता है। तो ऐसे करके ये इथाइल एल्डिहाइड का C2H5CHO होता है। और अब आगे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH इसका होता है फॉर्मूला। मिथाइल कार्बोलिक एसिड जब लिखते हैं तो HCOOH लिखते हैं। मिथाइल कार्बोलिक एसिड को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ईथर का O होता है, ये देखिए ईथर डाईमिथाइल ईथर CH2OCH3, ये है डाईमिथाइल ईथर, CH2 ही होगा वहाँ, ठीक है। अब कीटोन का होता है CO, तो डाई मिथाइल कीटोन ऐसे लिखते हैं CH3COCH3, ये सभी है, ठीक है। इथाइल मिथाइल कीटोन का C2H5COCH3 होता है। ये रिएक्शन चेंज रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब IUPAC के बारे में देखते हैं। तो यह रासायनिक यौगिकों के नामकरण की एक विधि है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। IUPAC लिखते समय इसके कुछ अलग नियम का पालन करना होता है। जैसे अल्कोहल का OH होता है तो OH के लिए जोड़ा जाता है, जैसे इसमें OH जोड़ देते हैं। एल्डिहाइड के लिए अल शब्द होता है, तो जैसे HCHO है तो मिथेनॉल, प्रोपेनॉल ये सब जोड़ते हैं। ईथर के लिए ऑक्सी जोड़ा जाता है, ऑक्सी अल्केन का, जैसे मेथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी एथेन, इथॉक्सी मेथेन ये सभी होता है। तो ये अब आगे है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। अब देखेंगे इस सारणी में सभी तत्वों को एक जगह रखा गया है ताकि अध्ययन की सुविधा हो। इन तत्वों को एक निश्चित नियम के अनुसार ही रखा जाता है। इसमें एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों का गुण आपस में समान होने लगते हैं। आवर्त सारणी बनाने का प्रथम प्रयास डोबेनियर ने किया था और इसने ट्रायोड नियम दिया था। इसे औसत नियम भी कहते हैं। डोबेनियर ने 3 तत्वों को इसके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया और बताया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्वों का परमाणु भार के औसत के बराबर होता है।
जैसे लिथियम हो गया, सोडियम और पोटेशियम हो गया। तो यहाँ पे क्या परमाणु भार के औसत का, तो जो दो यहाँ पे तत्व हैं इसके परमाणु भार के औसत को जोड़ दिए हैं, तो ये देखिए ये सोडियम का परमाणु द्रव्यमान निकल गया है। यह नियम भारी तत्वों पर लागू नहीं होता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, इसके अनुसार प्रत्येक 8 तत्व के बाद तत्व जो है समान गुण दर्शाने लगते हैं। न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या मात्र 56 थी। सर्वप्रथम न्यूलैंड्स ने बताया कि तत्वों के परमाणु भार तथा इसके गुणों के कुछ संबंध हैं। न्यूलैंड तथा डोवेनियर दोनों के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। अब मेंडलीव का आवर्त सारणी देखेंगे। यह आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु भार के आवर्त फलन के अर्थात परमाणु भार के आधार पर सजाया गया और इसमें 7 आवर्त तथा 9 वर्ग थे। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में इन तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया जिसकी खोज अभी नहीं हुई थी। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया, अतः इसे आवारा तत्व कहा। आवर्त सारणी बनाने में पहली सफलता मेंडलीव को मिली, अतः मेंडलीव की आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष क्या हैं? इसके आवर्त सारणी में समस्थानिक के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रख दिया जाता है तथा असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में गलती थी। हाइड्रोजन के लिए निश्चित स्थान नहीं था। हाइड्रोजन को कभी वर्ग 1A में तो कभी वर्ग 7A के अंतर्गत रखा गया। अब मोसले का आवर्त सारणी। मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। मोसले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया। इनमें 7 आवर्त तथा 18 वर्ग थे। आधुनिक आवर्त सारणी में इन 18 वर्गों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ये 4 ब्लॉक हैं SDPF, ये ब्लॉक में बांटा गया है। इस ब्लॉक में क्या है, यह आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर स्थित है और इसमें क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है। ये आसानी से टूट जाते हैं। इनके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन S उप कक्षा में प्रवेश किए रहता है। इसमें अंतिम कुल 13 तत्व आते हैं। P ब्लॉक, इसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों आते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन उपकक्षा में प्रवेश किया रहता है। इसमें कुल 34 तत्व हैं। इस ब्लॉक में कुछ स्थान खाली है जो भविष्य के तत्वों के लिए छोड़ दिया गया है। इस ब्लॉक में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो उपधातु को दर्शाती है। डी ब्लॉक क्या है, तो डी ब्लॉक में इसमें संक्रमण धातुओं को रखा जाता है। इसकी संयोजकता बदलती रहती है। रंगीन यौगिक बनाते हैं। इसमें 40 तत्वों को रखा गया है। यह सबसे बड़ा ब्लॉक है और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में प्रवेश किया रहता है। एफ ब्लॉक के सभी पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में प्रवेश किया रहता है। इसमें 28 तत्व होते हैं। इसमें अत्यधिक रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इन्हें डी ब्लॉक से काटकर बनाया गया है। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटते हैं, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। लेंथेनाइट 58 से लेकर 71 तक तत्व इसमें आते हैं और एक्टेनाइट में 90 से 103 क्रमांक वाले तत्व आते हैं। वर्ग के आधार पर तत्वों की विशेषता, किसी वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के गुण आपस में समान होते हैं। आवर्तों की विशेषताएं, यदि प्रथम आवर्त में हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक आवर्त जो है क्षार धातु से शुरू होता है तथा अक्रिय गैस से समाप्त होता है। ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32 जो है ये नंबर, ये मैजिक नंबर कहा जाता है। मैजिक नंबर 288, इसको मैजिक नंबर कहा जाता है। मैजिक नंबर का प्रयोग करके एक ही वर्ग के अंतर्गत उपस्थित सभी वर्ग तत्वों का परमाणु संख्या ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए क्षार धातु है, 0 ग्रुप इसको कहते हैं इसको। तो ये हाइड्रोजन है, फिर हीलियम, लिथियम, ये सब नियोन इसके बारे में दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। किसी तत्व का वर्ग निकालने के लिए जिस आवर्त में वह तत्व रहे उससे ऊपर वाले अक्रिय गैस को घटा देते हैं। उदाहरण Zn बराबर 30 - 18 = 12 होता है। ठीक है, घटा रहे हैं। आवर्त संख्या 2 और 3 के बीच में 10 तत्वों को छोड़कर आगे चला जाता है। जब भी हम आवर्त संख्या के 2 और 3 तत्वों को निकालते हैं तो उसमें 10 जोड़ देते हैं। उदाहरण जैसे
क्लोरीन में 17 माइनस 10 किए, फिर 10 जोड़ दिए, 17 हो गया। तत्वों का ब्लॉक, आवर्त तथा वर्ग ज्ञात करना। एस ब्लॉक के तत्व, इसकी स्थिति ज्ञात करने की विधि सबसे सरल होती है। ऊपर की संख्या वर्ग को दर्शाती है, जबकि नीचे की संख्या आवर्त होती है। ठीक है, तो ये सोडियम का दिया हुआ है, कैल्शियम का दिया हुआ है। पी ब्लॉक के तत्वों की स्थिति, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम आवर्त में अवस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़कर इसमें 10 जोड़ देते हैं, जिससे हमें वर्ग संख्या मिल जाता है, जैसे इसमें दिया हुआ है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों की स्थिति, इसमें डी ब्लॉक के तत्वों का वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए उसके ठीक पहले वाले अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। ठीक है, ये वर्ग 1 में कौन कौन है? हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद। H हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सभी दिया हुआ है। देखो हाइड्रोजन, इसे आवारा तत्व कहते हैं, ये सबसे हल्की गैस है। लिथियम, ये सबसे हल्की गैस है, धातु है। सोडियम, इसे चाकू से काटा जाता है, यह तंत्रिका में आवेग भेजने तथा रक्त के जमाव का पता लगाने के लिए काम आता है। नोट, सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सीजियम, इसका प्रयोग जो है परमाणु घड़ी में किया जाता है। ठीक है, वर्ग 2 में ये सारे तत्व हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये है वर्ग 2 का। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोरोफिल तथा कैमरे के फ्लैश लाइट में काम आता है। कैल्शियम, हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। रेडियम, यह रेडियो एक्टिव होता है, इसकी खोज मैडम क्यूरी ने किया था। डी ब्लॉक के तत्व जो हैं रंगीन होते हैं। रंगीन यौगिकों के ट्रिक है, ग्रीन से क्रोफासा, ब्लू कप में गुलाबी मन। ठीक है, जैसे FeSO4 को हरा कहते हैं, CuSO4 नीला है, KMnO4 को लाल दवा कहा जाता है। ये वर्ग 13 का है। वर्ग 13 में ये बाल जयंती, बी से बोरॉन, इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। एल्युमिनियम, इसका ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, यह अपने जंग के द्वारा संरक्षित होता है। मिठाइयों के ऊपर चांदी की परत एल्युमिनियम की बनी होती है। भोजन पैक करने वाला डिब्बा एल्युमिनियम का होता है। डिब्बे में पैक भोजन की रक्षा के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह ये सारा वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग 13 हो गया, वर्ग 14। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए। वर्ग 14 में कौन कौन तत्व है? ये है काजोल, सीए, जिंस, सनी, फारे। ये इसका मतलब ट्रिक है, सब दिया हुआ। कार्बन हो गया सी से। कार्बन, इसमें श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, इसमें धातु तथा अधातु दोनों गुण देखे जाते हैं। सिलिकॉन, यह सबसे प्रमुख अर्धचालक है। टीन जो है मिश्र धातु बनाने का काम आता है। पीबी, लेड जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटन के बाद लेड का रूप लेता है। सीसा एक अस्थायी तत्व है। वर्ग 15 में नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिकाऊ। तो एन से यहाँ नाइट्रोजन है, यह आग पर नियंत्रण करता है। वाहनों के टायर में इसी गैस को भरा जाता है। चिप्स के पैकेट में भी नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। फास्फोरस, हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। जानवरों के हड्डियों से फास्फेट उर्वरक बनाए जाते हैं। सफ़ेद फास्फोरस जब क्रियाशील होता है तो इसे पीला फास्फोरस कहते हैं। इन दोनों को जल में रखते हैं। सबसे अस्थायी जो है लाल फास्फोरस होता है, इसे माचिस के नोक पर लगाते हैं, ये जहरीला पदार्थ के प्रभाव को कम कर देता है। आर्सेनिक, यह जल प्रदूषण करती है, इसकी अधिकता से वाइट फूल हो जाता है, वाइट फुट। नदियों के किनारे बसे शहर के आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है। एंटीमनी तथा बिस्मथ, ये दोनों उपधातु हैं। वर्ग 16 में जो तत्व हैं, इस वर्ग के तत्व अयस्क में उपस्थित रहते हैं, जिस कारण इस वर्ग को कैलोजन कहा जाता है। तो इसका है और स्टाइल से टिपो, इसका है ऑक्सीजन जो है चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। आग जलाने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। जर्कोनियम बिना ऑक्सीजन में ही जल जाता है। सल्फर, इसे गंधक कहते हैं, ये बारूद बनाने के काम आता है। पोलेनियम, इसके सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक होते हैं।
वर्ग 17 में इस समूह के तत्व नमक निर्माण करते हैं, अतः इसे समुद्र का हैलोजन कहते हैं। इसका ट्रिक है फिर कल बाहर आई अंटी। तो फ्लोरीन यहाँ पे इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, यह दांत झड़ा देता है। क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है, यह रंग उड़ा देता है तथा जल को शुद्ध करता है। ब्रोमीन शीशे के पीछे इसका कलई किया जाता है। आयोडीन जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। वर्ग 13 जो है इसे शून्य समूह कहते हैं। हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। तो हीलियम इसमें आता है। हीलियम जो है इसका भार हाइड्रोजन से अधिक होता है, किंतु यह किसी से क्रिया नहीं करता है, जिस कारण वायुयान के टायर में इसे भरा जाता है। ऑक्सीजन बहुत भारी गैस है, इसमें हीलियम मिलाकर हल्का कर दिया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा जाता है। नियॉन जो है रंगीन प्रकाश देती है और विद्युत टेस्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्गन जो है अक्रिय गैसों में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। मरकरी में आर्गन गैस भरा जाता है। जेनॉन यह उच्च ताप पर यौगिक बना लेता है, अतः इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। रेडॉन जो है यह सबसे भारी गैस है और यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ज्वालामुखी विस्फोट के समय रेडॉन गैस निकलती है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट चैप्टर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग सबका यूज़ देखेंगे। साबुन जो होता है यह सोडियम पोटेशियम का वसीय अम्ल होता है। साबुन तथा डिटर्जेंट को जब पानी में घोलते हैं तो वह जल के पृष्ठ तनाव को घटा देता है। साबुन या डिटर्जेंट को जब जल में घोलते हैं तो इसके द्वारा बने झाग को माइसेल कहा जाता है। साबुन को जल्दी गलने से बचाने के लिए नमक का प्रयोग करते हैं। साबुन के झाग को सुखाने से बचाने के लिए ग्लिसरॉल मिलाते हैं। साबुन अधिक झाग दे इसके लिए रेजिन मिलाते हैं। साबुन में 10% जल मिलाते हैं। इससे क्या होता है, साबुन जो है चिटकता नहीं है। साबुन में सल्फोनिक अम्ल मिले होने के कारण आँख में जलन होने लगती है। साबुन में क्षार नहीं पाया जाता, यह कठोर जल के साथ झाग नहीं देता, किंतु डिटर्जेंट जो होती है कठोर जल के साथ झाग देती है। विस्फोटक पदार्थ वैसे पदार्थ जिसमें अचानक दहन हो जाता है विस्फोटक कहलाता है। तो डायनामाइट इसकी खोज जो है अल्फ्रेड नेबल ने किया था। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन भरा होता था, किंतु आधुनिक डायनामाइट में सोडियम नाइट्रेट भरा होता है। TNT है जो यह एक विस्फोटक है और यह जो है H2SO4 तथा HNO3 के क्रिया करने से बनता है। TNG इसे पिक्लिक अम्ल कहते हैं। Cl20 इसे चाइना लेक 20 कहा जाता है और ये बहुत ही खतरनाक विस्फोटक है। RDX जो होता है इसे प्लास्टिक बम भी कहते हैं। इस बम से ऊष्मा अधिक निकलती है और आग लग जाती है। IED इसका प्रयोग वाहन को उड़ाने के लिए आतंकवादी करते हैं। बारूद या गन पाउडर यह नाइट्रेट, सल्फर तथा चारकोल का बना होता है। इसका प्रयोग जो है बंदूक के कारतूस तथा पटाखा बनाने में करते हैं। सीरिया में सेरिन गैस का प्रयोग हो रहा है, इसे गरीबों का परमाणु बम कहते हैं। गैसोहोल का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। गैसोलीन में पेट्रोल प्लस एल्कोहल होता है और गैसोहॉल में गैसोलीन प्लस इथाइल एल्कोहल होता है। उर्वरक के बारे में देखेंगे। यह भूमि के पैदावार क्षमता को बढ़ा देता है। उर्वरता क्षमता बनाए रखने के लिए NPK का जो अनुपात है ये 4:2:1 होता है, उपयोग करते हैं। जो खेत में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति अमोनियम नाइट्रेट तथा यूरिया के द्वारा होती है। फास्फोरस की पूर्ति जानवरों की हड्डियों द्वारा होती है। बीज बोते समय फास्फोरस की मात्रा बढ़ा दी जाती है। सीमेंट यह कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट का बना होता है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट होते हैं। सीमेंट के अव्यय सिलिका तथा चूना पत्थर सीमेंट के मुख्य अव्यय होते हैं। एल्मुना सीमेंट को जल्दी जमा देता है। आयरन ऑक्साइड मजबूती प्रदान करता है। मैग्नीज दरार पड़ने से रोकता है। जिप्सम जो है जल्दी सूखने से रोकता है। ट्रिक है इसका, चूसिए आम जी। चूना पत्थर, सिलिका, एल्मुना और आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज और जिप्सम। सीमेंट 2 प्रकार के होते हैं, OPC और PPC। OPC जो होता है
ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जल्दबाजी में काम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके थैले पर काला रंग का मुहर लगा रहता है। साधारणतः घरों में ओपीसी सीमेंट का प्रयोग होता है। इसकी सूखने और मजबूती की दर जल्दी होती है। इसे 3 तरह का ग्रेड होता है। साधारण कार्य करने के लिए 33 ग्रेड, छत ढालने के लिए 43 और पिलर खड़ा करने के लिए 53 ग्रेड होता है। सबसे मजबूत होता है। पीपीसी सीमेंट जो होता है इसमें फ्लाई ऐश राख का प्रयोग करते हैं। इसके थैले पर लाल रंग की मुहर लगी होती है। इसके सूखने और मजबूती की दर लंबी होती है। इसमें कोई ग्रेड नहीं होता है। कीटनाशक, ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जैसे बेंजीन जो है यह एरोमेटिक बंद श्रृंखला वाला होता है। बेंजीन जो है। फिनॉल, बेंजीन की क्रिया अल्कोहल से कराने पर फिनॉल बनता है और यह कीटनाशक है। ये है डीडीटी, इसका प्रयोग कीटनाशक की तरह करते हैं। नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के कारण इसका उपयोग सीमित किया जा रहा है। बीएचसी, इसे गैमैक्सिन कहा जाता है। यह बहुत ही घातक कीटनाशक है। ब्लीचिंग पाउडर, इसका प्रयोग जल को साफ करने तथा रंग उड़ाने में करते हैं। नमकीन तथा चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। अचार को सुरक्षित रखने के लिए नमक का प्रयोग करते हैं। कांच, इसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है। इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, यह धीरे धीरे ठंडा होता है। कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया अविलीकरण कहलाता है। कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है कांच। ठीक है, आगे देखेंगे। कांच एक मिश्रण है। इसका रासायनिक जो सूत्र है ये निश्चित नहीं होता है। कांच का दर्पण बनाया जाता है। दर्पण बनाने के लिए ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। दर्पण के पीछे सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगाया जाता है, जिस कारण दर्पण को रजत दर्पण कहा जाता है। फोटोग्राफी प्लेट बनाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। चुनाव चिन्ह की स्याही बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। शीशा में विभिन्न यौगिकों को मिलाकर उन्हें रंग प्रदान किया जाता है। कांच का रंग दिया है कोबाल्ट ऑक्साइड का गहरा नीला, कैडमियम सल्फेट पीला, क्यूप्रिक ऑक्साइड सियान या पीकॉक ब्लू, क्रोमियम ऑक्साइड हरा होता है। विभिन्न प्रकार के कांच, फ्लिंट कांच या पोटास लेड चूना होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे कैमरा, दूरबीन, विद्युत बल्ब बनाते हैं और इस कांच में पोटेशियम मिला होता है। पायरेक्स कांच, इसमें सिलिका और बोरिक एनहाइड्राइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रयोग प्रयोगशाला के उच्च कोटि के उपकरण बनाने में किया जाता है जो तापमान सह सकते हैं। इसमें सोडियम मिलाया जाता है। सोडा कांच, इससे दैनिक प्रयोग में होने वाले कांच के बर्तनों को बनाया जाता है। क्रूक्स कांच, इस कांच में सीजियम ऑक्साइड पाया जाता है। इसका प्रयोग धूप चश्मा में किया जाता है। प्रकाशिक कांच, इससे पावर वाले चश्मा बनाए जाते हैं। पोटास कांच, यह अत्यधिक तापमान को सह सकता है। रेशेदार या परतदार कांच, यह बुलेट प्रूफ होता है। ईंधन, वैसी वस्तु जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देती ईंधन कहलाती है। एक अच्छे ईंधन के लिए उसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। ज्वलन ताप, वह तापमान जिस पर कोई ईंधन जलना प्रारंभ कर दे, ये ज्वलन ताप कहलाता है। एक अच्छे ईंधन के लिए ज्वलन ताप न तो अधिक होना चाहिए और न ही कम। कोयले का भंजन, कोयले को जब 1300 डिग्री सेल्सियस पर वायु के नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भंजन कहा जाता है और इस क्रिया से इससे जो उत्पाद निकलता है, गैस हो गया, भाप गैस, कोल तार, ये सभी मिलता है। तो कोयला का भंजन 1300 डिग्री सेल्सियस पर किया जा रहा है, तो इससे कोल गैस, कोक होता है। कोक को गर्म करेंगे तो ये सभी उत्पाद निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब कोल गैस, कोल गैस इसकी प्राप्ति कोयले के भंजन से होती है। इसमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। कोक जो है कार्बन का ही ईंधन होता है। इसमें 95% कार्बन पाया जाता है, किंतु यह कोयला से अच्छा ईंधन होता है। जब कोक को हम लोग तापमान देते हैं तो यह गर्म कोक हो जाता है। उत्पाद गैस, जब गर्म कोक के ऊपर वायु को प्रवाहित किया जाता है तो उत्पाद गैस बनता है और इसे
आम तो इसे वायु अंगार भी गैस कहते हैं। वाटर गैस जब गर्म कोक पर जल प्रवाहित किया जाता है तो इसकी प्राप्ति होती है, इसे भाप अंगार गैस भी कहते हैं। कोयला तो यह जीवाश्म ईंधन है। इसका निर्माण तब होता है जब जीव जंतुओं का अवशेष अवसादी चट्टान के बीच दब जाए, तब कोयला बनता है। कोयला 4 प्रकार के होता है, एवी, लिपि, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइड जो होता है इसमें 90% कार्बन होता है और यह सबसे सर्वोत्तम कोयला है। सर्वाधिक एंथ्रासाइड कोयला चीन के पास है। भारत में इसकी प्राप्ति जम्मू कश्मीर से होती है। बिटुमिनस इसे डामर कोयला, घरेलू कोयला, मुलायम कोयला कहते हैं। भारत तथा विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। इस कोयला में कार्बन लगभग 85% पाया जाता है। लिग्नाइट इसे भूरा कोयला कहते हैं, इसमें कार्बन लगभग 75% पाया जाता है। पीट कोयला यह सबसे घटिया कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 50% होती है। पेट्रोलियम यह सादी चट्टानों से बना यह काले गाढ़े रंग का पदार्थ होता है। इसे प्रभावी आसवन द्वारा साफ किया जाता है। इससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि निकलते हैं। गैसोलीन या पेट्रोल यह पेट्रोलियम से प्राप्त एक तरल उत्पन्न होता है और इसमें कई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए आइसो ऑक्टेन, टॉलुइन, बेंजीन भी मिलाया जाता है। आगे देखेंगे डीजल, तो यह इंजनों में प्रयोग किया जाने वाला द्रव होता है जो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। जब आंतरिक दहन इंजनों में डीजल जलता है तो अनेक गैस निकलती है, जिसमें से कुछ स्वास्थ्य के लिए विशेष हानिकारक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग करते हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल की तुलना में कुछ सस्ता होता है तथा भारी वाहनों को खींचने के लिए अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे वाहनों के कुल ईंधन खपत में कमी आती है। अब आगे देखेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस। प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को अत्यधिक दाब से द्रवित करके घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से इसमें मरकैप्टन नामक दुर्गंध युक्त यौगिक मिलाते हैं, जिससे गैस रिसाव का पता लग सके। संपीड़ित प्राकृतिक गैस प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ज्वलनशील गैस अधिक दबाव के कारण जब तरल अवस्था में आ जाती है तो इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। सीएनजी प्राकृतिक गैस का संपीड़ित रूप है, जिसे 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है, जिससे यह कम स्थान घेरती है और उचित दबाव के साथ इंजन के दहन प्रकोष्ठ में प्रवेश कर सके। संपीड़ित करने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन काफ़ी कम हो जाता है, अतः सीएनजी कम प्रदूषण करती है। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की तुलना में सीएनजी से कम खर्च होता है तथा पेट्रोल और डीजल की तुलना में यह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसों का उत्सर्जन भी कम करती है। हरित डीजल या बायोडीजल यह नवीकरणीय डीजल होता है। ये जैविक स्रोतों के प्रभावी आसवन से प्राप्त होता है। कैनोला, जेट्रोपा, सैलिकॉर्निया, रतनजोत, रोपसीड आदि पौधों से हरित डीजल की प्राप्ति होती है। यह उच्च कोटि का डीजल है जिसे यूरो 4 मानक की मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत वातावरणीय प्रदूषण भी कम करता है। गैसोहोल इसका प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसकी प्राप्ति पेट्रोल में एल्कोहल मिलाने से होती है। इसमें एल्कोहल मिलाने से गैसोहोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है, अतः गैसोहोल की क्षमता पेट्रोल और डीजल से उच्च हो जाती है। गैसोहोल अधिक सस्ती, पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक होता है और क्योंकि यह पेट्रोल डीजल की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कम करती है। गैसोलीन पेट्रोल में एल्कोहल मिला देने से गैसोलीन प्राप्त होता है। अब ऊष्मीयमान, 1 ग्राम ईंधन के जलने से जितनी ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मीयमान कहते हैं। सर्वाधिक ऊष्मीयमान हाइड्रोजन का होता है। ऊष्मीयमान को किलो जूल पर ग्राम में मापते हैं। लकड़ी का ऊष्मीयमान 17 होता है, कोयला का 30, चारकोल का 33, केरोसिन का 48, पेट्रोल का 50, एलपीजी का 50, मीथेन का 55, सीएनजी का 55, हाइड्रोजन का 150 होता है। हाइड्रोजन जब जलता है तो थोड़ा सा भी प्रदूषण नहीं करता, किंतु इसे जलाने के लिए -256 डिग्री टेम्परेचर करना होता है।
हाइड्रोजन को जलाने के लिए इसके साथ ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो है रॉकेट में करते हैं। प्रणोदक क्या होता है? तो रॉकेट में प्रयोग होने वाला ईंधन को प्रणोदक कहते हैं। प्रणोदक के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ऑक्टेन संख्या, पेट्रोल की शुद्धता को ऑक्टेन संख्या मापते हैं। C10 क्या होता है? तो डीजल की शुद्धता को C10 संख्या में मापा जाता है। अपस्फोटन, ईंधन से आने वाली खटखटाहट की आवाज़ को अपस्फोटन कहा जाता है। अपस्फोटन को कम करने के लिए पेट्रोल में टेट्रा एथाइल लेड मिला देते हैं, किंतु इसमें सीसा प्रदूषण होने लगता है। वसा और तेल, वसा तथा तेल जो है ग्लिसरॉल की लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं, जो ग्लिसराइड कहलाते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से वसा तथा तेल में कोई अंतर नहीं है, किंतु साधारण ताप पर वसा ठोस होता है और तेल जो होता है द्रव होता है। तेलों में वसा की अपेक्षा असंतृप्त अम्लों के ग्लिसराइड का अनुपात अधिक होता है। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल दिए जाते हैं। मोम, उच्च वसीय अम्लों तथा उच्च मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एस्टरों को मोम कहा जाता है। कुछ मोम में कोलेस्ट्रॉल के एस्टर भी पाए जाते हैं। मोम का क्षारीय जल जो है अपघटन करने से साबुन व उच्च मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है। मोम के प्रकार, मोम के निम्नलिखित प्रकार है। मधुमक्खी का मोम, यह मोम जो होता है मधुमक्खी से प्राप्त होता है तथा इसका मुख्य अवयव मिरैसिल पामिटेट होता है। इस मोम का उपयोग बूट पॉलिश, स्याही के निर्माण तथा मॉडल आदि बनाने के लिए किया जाता है। स्पर्मेसिटी मोम, यह मोम स्पर्म वेल से बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसका मुख्य अवयव सेटिल पामिटेट होता है और इस मोम का उपयोग औषधियाँ तथा प्रसाधन सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। कार्नोबा मोम, कार्नोबा मोम जो होता है यह मोम ब्राज़ील में पाए जाने वाले ताड़ के पत्तों से प्राप्त करते हैं और इसका मुख्य अवयव मिरेसिल सिरोटोट होता है। इस मोम का उपयोग बूट पॉलिश, स्याही आदि बनाने में करते हैं। पैराफिन मोम, यह उच्च एल्केन्स का मिश्रण होता है जो पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन पर प्राप्त होता है। अब बहुलक जो होता है उच्च अनुभार वाले पदार्थ होते हैं जो साधारण अणु अर्थात एकलक के अनेक अणुओं के आपस में जुड़ने से बनते हैं। यह क्रिया बहुलकीकरण कहलाती है और बहुलकीकरण जो होता है यह प्रक्रिया है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में छोटे एवं सरल अणु आपस में जुड़कर एक भारी एवं बृहद अणु का निर्माण करते हैं। इन छोटे अणुओं को एकलक एवं बने हुए परिणामी बड़े अणु को बहुलक कहा जाता है। उदाहरण के लिए दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी पॉलीथीन वास्तव में पॉलीइथिलीन नामक एक बहुलक है जो एथिलीन अणुओं को बहुलकीकरण करने से बना होता है। इसके अतिरिक्त पॉलिएस्टर, रेयॉन, नायलॉन आदि संश्लेषित रेशा कृत्रिम बहुलक ही हैं जिसका निर्माण विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के बहुलकीकरण में किया जाता है। सेलुलोज एवं प्राकृतिक रबड़ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध बहुलक के उदाहरण हैं। बहुलकों के प्रकार होते हैं तो पहला है इसमें प्राकृतिक बहुलक। प्रकृति से प्राप्त होने वाले बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, प्राकृतिक रबड़। इन्हें बायोपॉलीमर भी कहा जाता है। संश्लेषित बहुलक, प्रयोगशाला में तैयार किए गए बहुलक संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, जैसे नायलॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, टेरिलिन ये सभी। प्लास्टिक का निर्माण कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन आदि के बहुलकीकरण से किया जाता है। प्लास्टिक पर ताप के प्रभाव के आधार पर यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होता है इस प्रकार की प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाती है और ठंडा करने पर पुनः कठोर। चूँकि थर्मोप्लास्टिक के एक लक के बीच तिरछे जोड़ नहीं पाए जाते, अतः गर्म करने पर यह मुक्त रूप से गति करते हैं, जिससे गर्म करने पर प्लास्टिक मुलायम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया और नायलॉन हो गया। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है इस प्रकार की प्लास्टिक पहली बार
गर्म करने पर मुलायम हो जाती है, जिससे इसे इच्छा अनुसार आकार दिया जाता है, किंतु पुनः गर्म करने पर यह पुनः मुलायम नहीं होती। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। पॉलीथीन के संश्लेषण में एथेन का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन टेफ्लॉन एक योगात्मक बहुलक होता है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन को उच्च दाब पर सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर टेफ्लॉन प्राप्त किया जाता है। टेफ्लॉन पर ताप व रसायनों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः टेफ्लॉन का उपयोग बर्तन पर न चिपकने वाली सतह नॉन स्टिक के लिए किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, यह विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। पीवीसी का उपयोग कृत्रिम फर्श बनाने, रेनकोट, थैले, पर्दे, खिलौने, ग्रामोफोन, इन सभी में किया जाता है। रबड़, प्राकृतिक रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक होता है। इसे हीबिया नामक पौधे के दूध से पदार्थ से प्राप्त किया जाता है और यह दूध जैसे पदार्थ को लेटेक्स कहते हैं। रबड़ में प्रत्यास्था, जल प्रतिरोधकता, विद्युत कुचालकता आदि के गुण होने के कारण यह अत्यधिक उपयोगी होता है। रबड़ मुख्यतः दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक रबड़, तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन रासायनिक रूप से 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाइन होता है, जिसका सूत्र होता है C5H8 तथा अनुभार 68 होता है। संश्लेषित रबड़ जो होता है ये क्लोरोप्रीन अथवा आइसोब्यूटाइलिन का बहुलक होता है। संश्लेषित रबड़ के मुख्य उदाहरण हैं ड्यूप्रीन रबड़, नियोप्रीन, थायोकोल रबड़, ये सभी इसके उदाहरण हैं। ठीक है। रेशे, तो प्राकृतिक रेशे जो हैं पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, जो अत्यधिक लंबे होते हैं तथा पौधों में मुख्यतः सुरक्षा के लिए पाए जाते हैं। उदाहरण कपास, सन, जूट, ये सभी। कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किए गए रेशों को संश्लेषित रेशा कहते हैं। कुछ संश्लेषित रेशे हैं पॉलीएस्टर। एस्टर के आपसी बहुलकीकरण से कई एस्टरों की श्रृंखला प्राप्त होती है और इसे पॉलीएस्टर कहा जाता है। द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल व एल्कोहल के संघनन से पॉलिएस्टर बनता है। पॉलिएस्टर श्रेणी में टेरिलीन या डेक्रॉन प्रमुख रेशे होते हैं, जो एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टरपैथिक अम्ल को उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। उपयोग इसका है पॉलिएस्टर को कॉटन या ऊन के रेशों के साथ मिला देने पर इसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप बनाने में तथा सुरक्षात्मक हेलमेट बनाने आदि बनाने में टेरिलीन का प्रयोग करते हैं। पॉलीएमाइड जो है बहुलकों में एमाइड बंधन अवश्य पाया जाता है। पॉलीएमाइड श्रेणी के रेशों में प्रमुख उदाहरण नायलॉन है। नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लेषित किया गया प्रथम रेशा है। इसका सर्वप्रथम 1935 में उपयोग किया गया था। नायलॉन का उपयोग रस्सी, टायर, ब्रश, ब्रिसल्स, कपड़ा, चादरें, जुराबे, स्वेटर बनाने में किया जाता है। रेयॉन जो है ये सेलुलोज पौधों में पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड होता है। वे कृत्रिम रेशे जिनके संश्लेषण में सेलुलोज का उपयोग किया जाता है, ये रेयॉन कहलाता है। कागज़ या लकड़ी को सेलुलोज स्रोत के रूप में लेकर इसकी सांद्र ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराई जाती है। इसके बाद इस विलयन के धातु के बेलनों के छिद्रों में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल गिराया जाता है, जिससे रेयॉन के लंबे लंबे रेशे प्राप्त होते हैं। रेयॉन का उपयोग कपड़ा उद्योग में कालीन आदि बनाने में किया जाता है। खाद्य परिरक्षक, वे रासायनिक पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उन्हें सड़ने से बचाने के लिए मिलाए जाते हैं, जिससे इन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, खाद्य परिरक्षक कहलाता है। उदाहरण है बेंजोइक अम्ल का लवण, सोडियम बेंजोएट रासायनिक उपयोग के लिए किया जाने वाला खाद्य परिरक्षक होता है। अचार, स्क्वैश, जैम आदि में अधिक मात्रा में नमक या चीनी भी खाद्य परिरक्षक का कार्य करता है। प्रोपियोनिक अम्ल के लवण, सर्बिक अम्ल, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड आदि भी खाद्य परिरक्षक की भांति प्रयोग किए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन, यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन परमाणु पाए जाते हैं। फ्रियोन का उपयोग रेफ्रिजरेशन के लिए प्रशीतक के रूप में, विलायक के रूप में, परिक्षेपक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरो
कार्बन एक हरितगृह गैस है जो ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। अतः मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC के उपयोग को सीमित करने के लिए सुझाव दिया गया है। मस्टर्ड गैस समान ताप पर यह रंगहीन गाढ़ा द्रव होता है। चूँकि इसकी गंध लहसुन या सरसों जैसी होती है अतः इसे मस्टर्ड गैस कहते हैं। सल्फर डाइक्लोराइड की क्रिया एथिलीन से कराने पर मस्टर्ड गैस प्राप्त होता है। ये सल्फर डाइक्लोराइड है, एथिलीन की अभिक्रिया कराते हैं तो ये मस्टर्ड गैस प्राप्त होता है। मस्टर्ड गैस अत्यधिक जहरीली गैस होती है। मस्टर्ड गैस को त्वचा अवशोषित कर लेती है जिससे त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं। यह कैंसर के लिए भी उत्तरदायी है। मस्टर्ड गैस का सर्वप्रथम उपयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मन सेना द्वारा ब्रिटिश सैनिकों को नुकसान के लिए किया गया था। अश्रु गैस यह एक अविषैली गैस होती है जो मनुष्यों में आंसू निकालने के लिए श्वसन मार्ग में हल्की सी जलन के लिए प्रभावी होता है। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। अश्रु गैस का उपयोग शांति बहाली हेतु भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। अश्रु गैस के रूप में CN तथा CS आदि रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोएसीटोफोन और क्लोरोबेंजोलिडाइड का प्रयोग करते हैं। उल्लेखनीय है कि अमोनिया का प्रयोग भी अश्रु गैस के लिए किया जाता है। अब एथिल एल्कोहल या एथेनॉल C2H5OH एथिल एल्कोहल को समानतः एल्कोहल कहा जाता है। एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधियों में किण्वन सबसे विधि जो है प्राचीन है। शर्करा स्रोत जैसे गन्ना, चुकंदर, सीरा, स्टार्च स्रोत जैसे जौ, मक्का, आलू, चावल आदि के किण्वन से एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। एथिल अल्कोहल सभी प्रकार की शराब का मुख्य अव्यय होता है। इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। एथिल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है। इसकी गंध तथा स्वाद तीखे होते हैं। एथिल अल्कोहल का प्रयोग औषधि, परफ्यूम, पेंट, वर्निश आदि बनाने में किया जाता है। एथिल ग्लाइकोल का प्रयोग ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में एंटीफ्रीज के रूप में, जैव नमूनों के परीक्षण में, स्पिरिट लैंप आदि में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब विभिन्न प्रकार के अल्कोहल कास्ट स्पिरिट या कास्ट नेप्था। मेथिल अल्कोहल को प्राचीन काल में लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता था अतः इसे कास्ट स्पिरिट या कास्ट नेप्था कहा जाता है। अल्कोहल देखिए, अल्कोहल जो है पेय पदार्थ है उसमें परसेंटेज बियर में 2 से 12% होता है, शैंपेन में 9 से 16%, पोर्ट और शहरी में 15 से 25%, वोडका में जो होता है वोडका में 35 से 50% होता है, ब्रांडी में 35 से 60%, रम में 37 से 80%, जिन में 40 से 50% और विस्की में 40 से 55% होता है। विकृतीकृत एल्कोहल को पीने से मनुष्य अंधा हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। डायनामाइट सर्वप्रथम अल्फ्रेड नोबेल ने बताया कि नाइट्रोग्लिसरीन को यदि किजलेगर पर अवशोषित या स्थायीकृत कर दिया जाए तो इस स्थायीकृत नाइट्रोग्लिसरीन को डायनामाइट कहा जाता है। इसका उपयोग ग्लिसरीन का उपयोग आर्द्रता ग्राही के रूप में सौंदर्य प्रसाधनों में, रिफिल, इंक आदि में नमीकरण के रूप में किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, विस्फोटक, जिलेटिन, कार्बाइड आदि जो है विस्फोटकों के निर्माण में ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, खाद्य परिरक्षक, स्नेहक, रंजन, एंटीफ्रीज ये सभी जो है बनाने में ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। डाई एथिल ईथर या ईथर, डाई एथिल ईथर की वाष्प सूंघने पर बेहोशी उत्पन्न होती है। इसका उपयोग जो है शल्य चिकित्सा के रूप में करते हैं, निश्चेतक व अस्थायी निश्चेतक के रूप में। डाई एथिल ईथर का क्लोरोफॉर्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड और डाई एथिल ईथर जो है आजकल निश्चेतक के रूप में समानतः प्रयोग करते हैं। फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल यह लाल चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी में के डंकों में पाया जाता है। सबसे पहले इसे लाल चींटी से प्राप्त करने के कारण इसे फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग चमड़े के शोधन, रबड़ उद्योग
कपड़ा उद्योग रोगाणुनाशी के लिए किया जाता है। एसेटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, एसेटिक अम्ल सिरके का प्रमुख अवयव होता है और सिरका जो है एसेटिक अम्ल का 6 से 10% जलीय विलयन है। एसेटिक अम्ल को ठंडा करने पर यह बर्फ जैसे क्रिस्टलीय ठोस में बदल जाता है, अतः इसे ग्लेशियल एसेटिक अम्ल कहा जाता है। एसेटिक अम्ल का प्रयोग सेल्यूलोज एसीटेट, धातु एसीटेट, एस्टर एसीटेट, टोन आदि में किया जाता है। कार्बनिक विलाय के रूप में, सिरके के रूप में किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो है एसेटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल दोनों ही कार्बनिक अम्ल है, किंतु फॉर्मिक अम्ल जो है एसेटिक अम्ल की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। लैक्टिक अम्ल या दुग्ध अम्ल, लैक्टिक अम्ल सभी प्रकार के दूधों में पाया जाता है, इसे दुग्ध अम्ल भी कहते हैं। जबकि गाय के दूध में कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो पीले रंग का उत्तरदायी होता है। लैक्टिक अम्ल जल व अल्कोहल के साथ घुलनशील होता है। कठिन परिश्रम, शारीरिक व्यायाम के समय लैक्टिक अम्ल लैक्टेट में परिवर्तित हो जाता है और आवश्यकता से अधिक लैक्टिक अम्ल लैक्टेट में परिवर्तित हो जाता है। आवश्यकता से अधिक लैक्टेट के एकत्रित हो जाने के कारण ही मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को खट्टे लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। टार्टेरिक अम्ल जो है ये मुख्यतः अंगूर, केला, इमली में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने, भोजन में स्वाद, सुगंध बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू, संतरा, मौसमी। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग भोजन में, पेय पदार्थों में तथा परिरक्षक के रूप में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर साइट्रिक अम्ल झाग उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग जो है साबुन, शैम्पू आदि में करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग विरंजक की भांति किया जाता है, दाग, धब्बे, जंग आदि साफ करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में यह पौधे में तथा मानव गुद्दे में पाया जाता है। ये पौधे और मानव गुद्दे दोनों में पाया जाता है। मानव गुद्दे में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा अधिक हो जाने पर पथरी बन जाता है। फेरस ऑक्जेलेट के रूप में इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। यूरिया या कार्बेमाइड, यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का संश्लेषण 1928 में ओहलर ने पोटेशियम साइनेट तथा अमोनियम सल्फेट से प्राप्त किया था। यूरिया जो है एक अति दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। मानव मूत्र में यूरिया पाया जाता है। यूरिया के अमोनिया में परिवर्तन होने के कारण ही मानव मूत्र में एक विशेष प्रकार की तीखी दुर्गंध आती है। यूरिया का मुख्य उपयोगी नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में किया जाता है। यूरिया में लगभग 46.6% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब स्मरणीय तथ्य देखेंगे। प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया का कृत्रिम विधि से प्रयोगशाला में निर्माण जो किया था जर्मन वैज्ञानिक ओहलर ने किया था। एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता मीथेन को माना जाता है। किसी कार्बनिक यौगिकों के मुख्य गुण यौगिकों के क्रियात्मक समूह पर निर्भर होता है। न चिपकने वाले खाने पकाने के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप होता है। इथेन खुली श्रृंखला का यौगिक है। पॉलीथीन जो है एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा संश्लेषित किया जाता है। रेयन सेलुलोज से बनाया जाता है। थाइकोल जो है रबड़ एक प्रकार का संश्लिष्ट रबड़ है। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा जो होता है टेरेलिन होता है। बैकेलाइट एवं फिनोल फॉर्मल्डिहाइड के सहबहुलक हैं। निपोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। रबड़ को अल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व सल्फर है। कागज पौधों के सेलुलोज से बनाया जाता है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है जो कि रबड़ के वृक्ष से लैटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। CFC एक हरित गृह गैस होता है जो ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। एथिलीन रंगहीन गैस है, इसे सूंघने से बेहोशी आ जाती है। औद्योगिक स्तर पर एथिलीन का निर्माण पेट्रोलियम के भंजक द्वारा किया जाता है। एसिटिलीन रंगहीन गैस है, कुछ अशुद्धियों के कारण इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। भीड़ को तीतर बितर करने के लिए अश्रु गैस का उपयोग किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है जो अत्यधिक विषैला है। एथिल अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। डाई एथिल
ईथर जो है रंगहीन अति वाष्पशील द्रव होता है जिसे त्वचा पर डालने से ठंडा महसूस होता है। प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, खाद्य परिरक्षक, स्नेहक, रेजिन, एंटीफ्रीज आदि बनाने में ग्लिसरॉल का उपयोग करते हैं। एसेटिक अम्ल सिरके का प्रमुख उपयोग अव्यय है। लैक्टिक अम्ल सभी प्रकार के दुग्धों में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल लाल चींटी, बिच्छू तथा मधुमक्खी आदि के डंक में पाया जाता है। पारद धातु पारद युक्त मिश्र धातु है। नायलॉन में एकलकों के मध्य एमाइड की जांच एमाइड की तरह बांधा होता है। नायलॉन में एकलकों के मध्य एमाइड की तरह बंधा होता है। मानव मूत्र में यूरिया पाया जाता है। अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता है। पॉलीथीन के संश्लेषण में ईथेन का प्रयोग करते हैं। कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन तथा कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा अधिक हो जाने पर मानव गुर्दे में पथरी बनने लगती है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों को मिलता है। संश्लेषित रबर क्लोरोप्रीन तथा अथवा आइसोब्यूटाइलीन का बहुलक होता है। C6H12O6 जो है ग्लूकोज का सूत्र है। तो इस तरह देखिए आपकी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, एक लाइन और है। बेकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया प्रथम रेशा है। टेफ्लॉन जो है टेट्रालोरोएथिलीन का एक बहुलक है। बेनाड्रिल प्रति हिस्टेमीन में उपयोग किया जाता है। फ्रेओन जो है प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का सर्वाधिक उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन होता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं। कैनोला, जेट्रोपा, सैलिकॉर्निया आदि जो है पौधों से हरित डीजल प्राप्त किया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है ये हाइड्रोजन है। साबुन पायसीकरण द्वारा ग्रीज को हटाया जाता है। गैसोहोल में 90% सीसा रहित पेट्रोल तथा 10% अल्कोहल का मिश्रण होता है। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल दिए जाते हैं। ग्रेफाइट एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व जो होता है ये कार्बन होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड नामक बहुलक प्रयुक्त होता है। ये एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम CO2 के समान होता है। ईंधन के अधूरे दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। तो देखिए इस तरह आपके पूरे केमिस्ट्री की थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।